नमस्कार, द फॉलोअप के फेसबुक लाइव में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। इस फेसबुक लाइव में मैं रानी सिंह और मेरे साथ आज की दिन भर की बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए सूरज ठाकुर हैं। हम इस इवनिंग बुलेटिन में तमाम वो राज्य की बड़ी खबरें या नेशनल खबरें जो होती हैं उस पर चर्चा करते हैं और उस पर डिटेल्स जो होती है वो उन पर सूरज की होती है, उस पर नजरें बनाए रखे होते हैं। ये अभी फिलहाल आज हम बात करेंगे राज्य की नियुक्तियों के बारे में। राज्य में क्या हो रहा है, नौकरी को लेकर मारामारी। युवा जो हैं, सिर्फ आप देख रहे होंगे 2021 में पूरी तरह से वो सिर्फ सड़कों पर थे, आंदोलन में थे, विरोध में थे, धरना प्रदर्शन पर थे। क्यों? क्योंकि सरकार जब सत्ता में आई थी तो यही वादे के साथ आई थी कि राज्य में हर साल 5 लाख युवाओं को सरकार नौकरी देगी, रोजगार देगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार ने नौकरियां दी, और अगर नहीं दी तो फिर जो नियुक्तियां हुई थी या जो विज्ञापन आए थे जिसे छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने पास कर लिया था, उसे रद्द किया गया। कई नियुक्तियां जो हैं, पहले भी 6 नियुक्ति रद्द कर दी गई है और अब एक और ताजा मामला आया पंचायत सचिव का, जिसे रद्द कर दिया गया। इस पर सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं या सत्ता पक्ष के जो कुछ नेता हैं वो भी नाराजगी जता रहे हैं, क्योंकि 5 साल का ड्यूरेशन एक बड़ा टाइम होता है और इस बीच छात्रों ने काफ़ी इंतज़ार किया था। वो भी सिर्फ अपनी नियुक्ति पत्र का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आखिरी चरण तक उन्होंने सारे एग्ज़ाम के जो भी कंडीशन होते हैं उसे पूरा कर लिया था। सूरज, आज बंधु तिर्की का बयान आया है, वो भी काफ़ी नाराज है इस चीज़ को लेकर कि पंचायत सचिव का जो विज्ञापन था उसे रद्द कर दिया गया है। अब सत्ता पक्ष का एक नेता ये कह रहा है कि सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है, ये दुखद है। किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो है अब सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो आप पर सवाल उठाने लगे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर सरकार की अगुवाई कर रही है, कांग्रेस सहयोगी है, और कांग्रेस पार्टी के जो मांडर से विधायक हैं बंधु तिर्की, उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने सरकार से ये कहा है कि जब 90% जो अभ्यर्थी हैं पंचायत सचिव के वो खतियानधारी हैं तो फिर नियुक्ति को क्यों रद्द किया गया। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि हमारे 18 विधायक आपकी पार्टी के साथ हैं, सरकार में हम शामिल हैं, तो ये फैसला लेने से पहले हमसे सलाह मशविरा क्यों नहीं किया गया। तो इस बात से ये भी जाहिर होता है कि हेमंत सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें अपनी ही पार्टी के जो सहयोगी विधायक हैं उनसे सलाह नहीं ली गई। उन्होंने ये भी कहा कि हम सरकार में शामिल हैं और पिछले कई सालों से हमने ये देखा है, मतलब पिछले 2 सालों से जिस तरह से कि सरकार कई फैसले लेती है और हमें ये जानकारी बाद में मिलती है। तो उन्होंने ये कहा कि हमें आईना दिखाना होगा। बंधु तिर्की ने एक जो और स्पष्ट तौर पर जो एक बात कही है वो बात ये है कि जो रोजगार मुख्य एजेंडा था सरकार का, मतलब इसी मसले पर आई थी। जो भी 2019 में सत्ता परिवर्तन हुआ झारखंड में, उसका मुख्य मुद्दा ही रोजगार था, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत समय से परेशान थे। 2019 में ही आप जानते हैं पंचायत सचिव की परीक्षा होके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था, केवल नियुक्ति पत्र का इंतजार था। 2017 में ये विज्ञापन निकलता है, 2 साल इसकी पूरी प्रक्रिया में लगते हैं। 2019 को रिजल्ट जारी किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और फिर 2019 के बाद और 2 साल इंतजार करा के जब नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी जाती है तो उसमें 3000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य अधर में है। इसमें से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नई नियुक्ति नियमावली बनी है और उसमें जो कट ऑफ तय किया गया उसके हिसाब से वो आगे किसी भी परीक्षा में फॉर्म भरने की अर्हता नहीं रखते। तो ऐसे में उनके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा है। और आप जब देखेंगे कि 3000 अभ्यर्थियों की जब बात करते हैं हम रानी, और जो हमारे दर्शक हैं वो भी समझते हैं कि जब हम 3000 अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो 3000 अभ्यर्थी एक आंकड़ा सिर्फ नहीं है, वो 3000 परिवार हैं। और 3000 परिवारों को अगर आप जोड़ दें तो हजारों लोगों की जीविका, जिंदगी, भविष्य, बच्चों की पढ़ाई, उनकी पूरी जिंदगी इससे प्रभावित हो गई। तो ये सोचना होगा कि आप देखिए कि 20 जनवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक जो हैं अमित कुमार महतो, वो सवाल उठाते हैं जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर। वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी अगर सरकार 1 महीने के अंदर खातियान आधारित नियुक्ति नियमावली, नियोजन नीति नहीं तैयार करती तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। 21 जनवरी को शाम को ये खबर आ जाती है कि पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक की जो नियुक्ति प्रक्रिया थी जो पूरी हो चुकी थी वो रद्द होने के कगार पर है। और अब
पार्टी के ही एक विधायक ये कहते हैं कि सरकार को आईना दिखाना होगा, तो निश्चित रूप से सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि वो ऐसे फैसलों के जरिए, जब आप वादा खिलाफी करते हैं तो ऐसे फैसलों के जरिए आप जनता के आक्रोश को किस हद तक ले जाना चाहते हैं कि लोग कितने निराश और हताश हो जाएं। जी, और अभी इस पर कुछ अपडेट्स भी आ रहे हैं क्या, क्योंकि हमारे वरीय जो जर्नलिस्ट है पांडे जी, वो जब जा रहे हैं इस बीच में पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी हैं उनसे बात करने, तो वो देख रहे हैं कि बहुत आंदोलन जो है इस पे अब तेज होता जा रहा है। अराजी में कहीं पे भी अभी आंदोलन पंचायत सचिव के लोग करना शुरू कर चुके हैं क्या? जी निश्चित रूप से। देखिए, आप जब सरकार बन रही थी, जब चुनाव प्रचार चल रहा था विधानसभा का, तब चारों तरफ घोषणाएं, वादे दिख रही थी, नई उम्मीद दिख रही थी। सरकार गठन के बाद से झारखंड ने केवल और केवल आंदोलन देखा है। राजधानी का मोराबादी, राजभवन, इसके अलावा पुंदाक का मैदान विधानसभा के सामने, वो आंदोलनों का गढ़ बन गया है। हमेशा कोई ना कोई नाराज लोग वहां पर आकर आंदोलन कर रहे हैं। जहां तक बात पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की है, तो वो लोग आज राजभवन के सामने इकट्ठा हुए थे और उन्होंने आंदोलन की तैयारी कर दी है। और जब आप उनके बयान सुनेंगे तो वो लोग निराश हैं, हताश हैं, और वो लोग अब आंदोलन को एक अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं। और निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा कि धीरे धीरे वो लोग राजभवन में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, राजधानी में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, और निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन आने वाले समय में झारखंड की जनता देखेगी। पंचायत सचिवों का कहना है कि अब इस सरकार अपने फैसले को वापस ले, और क्योंकि अब 5 साल का समय उन्होंने दिया है, तो ऐसे सवाल करना लाजमी है। इस तरह के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। आंदोलन आगे हो सकता है ये एक बड़ा रूप भी लेगा, क्योंकि सवाल 3000 अभ्यर्थियों का है, साथ ही साथ उनके परिवार का है। नियुक्ति से ही जुड़ा एक और अगर मामला देखें तो रघुवर दास, जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि कट ऑफ डेट को जो है आगे जिस तरीके से बढ़ा दिया गया है, यानी ये कहीं ना कहीं बाकी जो अभ्यर्थी हैं फिर परीक्षा देने में वंचित रह जाएंगे। तो इस पर क्या कहेंगे? और उनका कहना है कि अगर भाजपा फिर सरकार में आती है तो अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, निश्चित रूप से जब ये फैसला आया तो विपक्ष ने इसे एक मुद्दे की तरह उठाया है और लगातार सरकार पर हमलावर है। आप जानते हैं कि जो पूर्ववर्ती रघुवर सरकार है, मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में जो नियुक्ति नियमावली बनी थी, उसमें जो कट ऑफ डेट है वो 2010 और 2016 तय किया गया था अलग अलग परीक्षाओं को लेकर। अब जब नई नियुक्ति नियमावली पिछले साल जनवरी फरवरी में, तो उसमें सरकार ने ये कहा, जो हाल में कैबिनेट से उस नियुक्ति नियमावली को जब मंजूरी मिली, तो कट ऑफ डेट जो है वो आपका 2021 हो गया है। जी। 2017 में जिन्होंने फॉर्म भरा था उन लोगों ने पुराने कट ऑफ के हिसाब से भरा था, पुरानी जो नियमावली थी उसके हिसाब से भरा था, और 5 साल का एक लंबा अंतर हुआ, तो जाहिर तौर पर वो लोग कंपटीशन से बाहर हो गए। नई अगर नियुक्ति निकाली जाएगी तो रघुवर सरकार ने एक तो सरकार से ये अपील की है कि कट ऑफ में बदलाव नहीं किया जाए। अगर आप उसी परीक्षा को दोबारा ले रहे हैं तो जिस कट ऑफ डेट के आधार पर वो परीक्षा हुई थी उसी आधार पर किया जाए। दूसरा, उन्होंने अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया है कि जब सरकार हमारी आएगी तो हम आपको दोबारा एक मौका देंगे। लेकिन ये एक दूर की कौड़ी है, आप कह लें कि बिरबल की खिचड़ी की तरह, क्योंकि 2019 में नई सरकार का गठन हुआ है और अभी 2 साल हुए हैं, अभी 3 साल बाकी है। तो 3 साल जब उसके बाकी हैं तो 2024 के आसपास ये चुनाव होगा, तो 3 साल का और कितना इंतजार करेंगे? तो ये वादा अजीब सा है। लेकिन जहां तक बात वही है कि रघुवर दास ने वही कहा कि अगर आप नई नियुक्ति नियमावली के हिसाब से परीक्षा लेंगे, नए कट ऑफ डेट के हिसाब से परीक्षा लेंगे, तो सैकड़ों अभ्यर्थी या करें हजारों अभ्यर्थी जो है वो कंपटीशन से सीधे तौर पर बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जब उन्होंने पुराने समय में जिसने 2010 के आधार पर भरा होगा, जिन्होंने 2016 के आधार पर भरा होगा, तो वो वैसे ही उससे बाहर हो जाते हैं। तो रघुवर दास ने इस सरकार से ये अपील की है कि अगर आप क्या कह लें कि नए सिरे से अगर नियुक्ति निकालना ही चाहते हैं तो आप जो कट ऑफ डेट है उसे ना बदलें, बल्कि पुराने पर ही रखें, ताकि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको और नुकसान ना हो, कम से कम उन्हें एक अदद चांस और मिल जाए परीक्षा देने का। अभ्यर्थियों के पक्ष से, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, दोनों ही बातें रख रहे हैं। बंधु तिर्की ने भी अपने बयान में यही कहा कि क्योंकि कोरोना काल था, सचिवालय बंद थे, काम जो था स्थगित था, नहीं हो पाया, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं सरकार की गलती है, जिस वजह से अभ्यर्थियों की नियुक्तियां नहीं हो पाई है। तो उम्र सीमा में जो है छूट देनी चाहिए। उधर रघुवर दास भी यही कह रहे हैं कि उम्र सीमा वगैरह जो भी है, कट ऑफ डेट, उसमें
सरकार को थोड़ी रिलायबिलिटी देनी चाहिए ताकि वो अभ्यर्थी जो है वंचित ना रह सके परीक्षाओं में शामिल होने के लिए। अब एक मामला आया था 3 मई को रूपा तिर्की, साहेबगंज की जो महिला थाना की प्रभारी थी रूपा तिर्की, उनकी 3 मई को संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी। कहा जा रहा था कि उन्होंने सुसाइड किया है। इस मामले में इन्हें काफ़ी तुल पकड़ा था, काफ़ी जांच चला, झारखंड पुलिस ने काफ़ी जांच किया। उसके बाद परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग उठाई, सीबीआई जांच मिल भी गया, जांच का आदेश मिल भी गया। उसके बाद एक सदस्यीय कमीशन जी क्लियर कर देती हूँ, झारखंड सरकार की हेमंत सरकार द्वारा गठित की गई थी एक सदस्यीय कमीशन ऑफ इंक्वायरी, इसका गठन किया गया था। इसमें जांच जो है कर ली गई और रिपोर्ट आज सौंप दी गई है। क्या अपडेट है इसमें रूपा तिर्की मामले में? देखिए, जून 2021 में एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया था रूपा तिर्की मामले में, और ये रिपोर्ट पेश की गई, आज सौंप दी गई कहें कि राज्य सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर को। जो एक सदस्य कमेटी का गठन किया गया था, उस एक सदस्य आयोग में कौन थे पहले ये जान लीजिए कि झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस वीके गुप्ता। उनको ये जांच सौंपी गई थी और उन्होंने 6-7 महीने में जांच की और ये रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने आज वर्चुअल प्रेस वार्ता की और झारखंड के पत्रकारों से मुखातिब हुए और उन्होंने रिपोर्ट को लेकर जानकारी दी। उन्होंने यही कहा है फिलहाल रिपोर्ट को लेकर कि उन्होंने जो भी पाया है, जो भी उन्होंने ये बताया कि मैंने अपनी जांच के दौरान पिछले 6-7 महीनों में 3 मीटिंग्स की थी, जिसमें से 2 मीटिंग राजधानी रांची में हुई थी, 1 मीटिंग साहेबगंज में हुई जो घटना स्थल भी है, जो घटना की जगह है। इसके बाद उन्होंने अलग अलग विटनेसेस से, अलग अलग पक्ष जो हैं घटना से संबंधित, उनसे बातचीत की और इसके बाद एक रिपोर्ट जो है रेजिडेंट कमिश्नर को सौंप दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि उस रिपोर्ट में क्या है, क्योंकि अभी यही पता है कि वो रिपोर्ट सौंपी गई है, तो उनसे जब पूछा गया कि क्या रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं लगती है रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने में, लेकिन अंतिम फैसला सरकार को लेना है। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि जो हाई कोर्ट है वो इस पर क्या फैसला लेता है, क्या निर्देश देता है कि क्या रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए, सार्वजनिक की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। जो इसमें हैरान करने वाली बात है उसमें ये है कि जो आरंभिक जांच है साहेबगंज पुलिस की, उस जांच के आधार पर उन्होंने ये कहा कि मामला जो है वो आत्महत्या का है, लेकिन परिजन जो है रूपा तिर्की के, उन्होंने मामला दर्ज कराया था बकायदा जिरवाबाड़ी थाना में। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो विधायक प्रतिनिधि हैं, बरहेट विधानसभा से मुख्यमंत्री चुने गए हैं, पंकज मिश्रा, वो आरोपी बनाए गए थे। इसके अलावा 2 जो कलीग थी रूपा तिर्की की, उनके साथ काम करती थी, उन पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा था। इसके अलावा जो तत्कालीन डीएसपी थे, जो शुरुआती समय में जांच कर रहे थे, प्रमोद मिश्रा, उनको भी इस मामले में घेरे में लिया गया था और उन्हीं की आशंकाओं के आधार पर हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। जब जो एक बौद्धिक पक्ष है जिसे सिविल सोसाइटी कहते हैं, वो जब लगातार इस मामले में सवाल उठाने लगा, अलग अलग संगठन सवाल उठाने लगे, जब विपक्ष बहुत हमलावर हो गया, तो सरकार ने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी का गठन किया था जस्टिस वीके गुप्ता की अध्यक्षता में। वो एक सदस्य कमेटी थी, वो खुद इस मामले की जांच कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उनसे ये पूछा गया कि क्या उन्होंने इस मसले को लेकर सीबीआई से कोई बातचीत की है, क्या उनकी कोई मंत्रणा हुई है इस बारे में। तो उन्होंने कहा कि देखिए, सीबीआई और मेरी जांच बिल्कुल अलग है। मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, मैंने कोई इंटरोगेशन नहीं किया है। जो वो एक तरह से कह लें कि जो सीबीआई है वो सीआरपीसी की धाराओं में मामला दर्ज करके जांच करती है, जो भी पक्ष हैं, आरोपी हैं, उनका इंटरोगेशन करती है और हर पक्ष से सवाल जवाब करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपती है। हालांकि उसकी जांच जारी है सीबीआई की और उन्होंने अभी कोई फाइनल चार्जशीट रिपोर्ट पेश नहीं की है। अभी कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है और वो सबमिट की गई। अब उस रिपोर्ट में क्या है वो सरकार अगर सार्वजनिक करती है तो ही बात सामने आएगी। जो दर्शक हैं उनको भी मैं बता दूं और आपसे भी ये बात है कि सबसे हैरानी करने वाली बात यही है कि
उसमें उन्होंने एक बार भी रूपा तिर्की के परिजनों से मुलाकात नहीं की है, उनका पक्ष नहीं जाना है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिजनों ने मतलब बातचीत करने की बात तो दूर है, जस्टिस वीके गुप्ता ने ये भी कहा कि उनकी क्या आशंकाएं हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने जो आशंका जताई थी उस बारे में आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि उनकी क्या आशंकाएं हैं इस बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने क्या शक जताया है या उनकी क्या परेशानी है। तो कुल मिलाकर अभी यही रिपोर्ट है, बाकी सीबीआई की जांच चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि मेरी रिपोर्ट जो है उससे सीबीआई एग्री करे, नहीं भी कर सकता है, हो भी सकता है कि सीबीआई की जांच के दौरान उनको कुछ ऐसा सबूत मिले जो मेरी रिपोर्ट से अलग उनकी चार्जशीट हो। तो वो वक्त का इंतजार करना होगा कि सीबीआई कब अपना जांच पूरा करती है और कब अपना रिपोर्ट या चार्जशीट दाखिल करती है। जी, तो आसान भाषा में आप समझिए कि रूपा तिर्की मामले में कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि आत्महत्या थी या हत्या थी। इस पर बस एक जांच जो एक सदस्यीय टीम वीके गुप्ता जी जो थे उन्होंने बस अपनी रिपोर्ट सौंप दी है झारखंड सरकार को। वो रिपोर्ट जो है अभी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, मतलब वो उसे राज्य सरकार ही डिस्क्लोज करेगी। उसके बारे में जो भी उन्होंने रिपोर्ट में जो भी बातें बताई होंगी वो बाद में राज्य सरकार के द्वारा बताया जाएगा। सीबीआई की जांच इस पर चल रही है, यानी कि सीबीआई भी जब अपनी रिपोर्ट सौंपती है तो हो सकता है, संभावना ऐसी है कि दोनों रिपोर्ट को एक साथ डिस्क्लोज किया जाए या फिर दोनों रिपोर्ट्स के बारे में एक साथ ही बताया जाए। फिलहाल अभी सीबीआई की जांच चल रही है, इस पर किसी भी तरह का निष्कर्ष जो है वो नहीं निकला है कि ये आत्महत्या थी या हत्या थी। जेपीएससी को लेकर विवाद तो था ही, लेकिन अभी जब एग्जाम होने वाले हैं तो इसे लेकर अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए चूंकि अभ्यर्थी जो है कुछ अभ्यर्थी कोरोना पॉजिटिव हैं तो अगर ठीक भी हो जाते हैं तो वीकनेस रहेगी, आकर एग्जाम देने में नहीं बनता है। अंबा प्रसाद ने भी अब इस मामले को लिया है संज्ञान में और वो भी ट्वीट करके सीएम से कह रही हैं कि जेपीएससी का जो एग्जाम होना स्थगित होना चाहिए। क्या कहते हैं इस पर? जैसे कोरोना काल सही क्योंकि चल रहा है, शिक्षण संस्थान वगैरह जो है वो बंद है और इस बीच एग्जाम होना और फिर अंबा प्रसाद का देखिए, जेपीएससी की मुख्य परीक्षा जो है वो 28 से 30 जनवरी के बीच प्रस्तावित है, आयोजित होने वाली है। और अभी तक जो जेपीएससी का रुख है, जो जेपीएससी अध्यक्ष का रुख है वो यही है कि परीक्षा होगी और इसमें किसी भी तरह की टालने की कोई योजना नहीं है, परीक्षा को स्थगित किए जाने की योजना नहीं है। जो पिछले एक महीने से चल रहा है, अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जब कोरोना काल को लेकर तमाम शिक्षण संस्थान बंद हैं, कोचिंग सेंटर बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, यूनिवर्सिटी बंद हैं, तो ऐसे में जब कंसर्न अगर स्कूलों और कॉलेजों को लेकर है तो परीक्षा को लेकर क्यों नहीं है, और अगर इन्हें बंद किया जा सकता है तो क्यों ना टाला जाए। इसके अलावा अधिकांश जो अभ्यर्थी हैं उनकी ये शिकायत है कि हम में से कई लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं और परीक्षा में शामिल होते हैं तो बाकियों में भी संक्रमण फैलने का कई आशंका रहेगी। तो एहतियातन जो है परीक्षा को टाल दिया जाए जब तक हालात सामान्य नहीं होते। अब क्या है कि इस मामले में जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि बड़कागांव से विधायक हैं अंबा प्रसाद, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने मुख्यमंत्री को टैग करते हुए ये कहा है कि परीक्षा जो है उसकी तिथि बढ़ा दी जाए, क्योंकि दो वजह है। एक तो ये है कि कोरोना का जिस तरह से माहौल है और अब खुद कई अभ्यर्थी सामने आकर ये कह रहे हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो एक तो पहली बात है कि जब आप जेपीएससी जो राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक परीक्षा है उसमें आपका उसका तनाव ही अलग होता है। दूसरी बात है कई तरह के विवाद इसमें सामने आ चुके हैं, उसका तनाव है। और फिर कोरोना का एक अलग तनाव है कि अगर पॉजिटिव हो गए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो उन्होंने बड़कागांव की विधायक जो है अंबा प्रसाद, उन्होंने उसी को मेंशन किया है कि परीक्षा की डेट जो है हालात सामान्य होने पर अगर ली जाएगी तो परीक्षार्थी जो है तनाव मुक्त होकर परीक्षा देंगे। दूसरा जो एक पॉइंट इसमें है कि एक धड़ा जो नाराज है, जो ये मानता है कि जेपीएससी 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई है, उन लोगों का एक प्रस्तावित आंदोलन है। वो लोग लगातार कह रहे हैं कि 24 जनवरी को एक महाआंदोलन होगा और वो लोग जेपीएससी गेट के सामने जो आयोग का मुख्य द्वार है वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और वो जेपीएससी मुख्य परीक्षा का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि वो लोग जांच की मांग कर रहे हैं। गड़बड़ियों की जब तक जांच नहीं हो जाती तब तो होंगे। इसके अलावा कई और जो लोग हैं, जो बाकी भी चिकित्सक हैं या स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, और कई अन्य नेताओं ने भी ये कहा है कि परीक्षा जो है थोड़े दिन के लिए इसकी तारीख जो है स्थगित करके और नए सिरे से इसके डेट अनाउंस किए जाना चाहिए। लेकिन अब तक जो अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं
उनको मैं बता दूं कि अभी तक जेपीएससी की तरफ से इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है, ना ही ऐसा संकेत दिया गया है कि परीक्षा टाली जाएगी। आज 22 जनवरी है, तो कुल मिलाकर 5 से 6 दिन का वक्त बचा है और 28 से 30 जनवरी के बीच जो प्रस्तावित परीक्षा है, अभी तक जेपीएससी की गाइडलाइन के हिसाब से वो परीक्षा होनी जी। और 25 तारीख को इस पर फैसला भी आना है, तो जेपीएससी पर कोई भी आगे बात करने से पहले ये देखना होगा हमें कि 25 जनवरी को इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। जेपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर जो रद्द करने की जो मांग की गई थी, उस पर जो याचिका दाखिल किया गया था, इन सारी चीज़ों पर। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की, क्योंकि स्पोर्ट्स पर सूरज की काफ़ी अच्छी पकड़ रहती है और काफ़ी वो स्पोर्ट्स पर एनालिसिस करते हैं। तो जो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसका मेगा ऑक्शन के लिए कुछ नई जानकारी आ रही है। स्पोर्ट्स से जुड़ा थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं सूरज, आईपीएल के बारे में। इंडियन प्रीमियर लीग को लेके 2 बड़ी घोषणाएं हैं। एक तो जो बीसीसीआई की मातहत जो एक संस्था काम करती है, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां सीजन, या कह लें कि आईपीएल 2020, वो भारत में ही होगा। इसे किसी अन्य देश में नहीं कराया जाएगा, जैसा कि पिछले 2 सीजन से हुआ है। पिछला 2 सीजन आईपीएल 2020 और आईपीएल 2021 यूएई में हुआ। आईपीएल 2021 का कुछ हिस्सा जरूर भारत में करवाया गया था, लेकिन कुछ खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कई सहयोगी स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद इसे स्थगित कर दिया गया था मई जून में। इसके बाद इसे अक्टूबर में जो है वो यूएई में कराया गया। अब जो सूचना है उसके मुताबिक आईपीएल जो है भारत में होगा। जहां तक बात वेन्यू की है, तो इस बार हो सकता है कि अलग अलग स्टेडियम में मैच देखने को नहीं मिले। एक मुंबई ही शहर होगा जहां पर आईपीएल के मैच होंगे। इसमें 3 स्टेडियम मुंबई में है, 2 स्टेडियम मुंबई में है। एक तो आपका डीवाई पाटिल स्टेडियम है पुणे में, एक स्टेडियम है, और मुंबई में 2 स्टेडियम है, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और वानखेड़े स्टेडियम। यहाँ पर सादे मुकाबले खेले जाएंगे और दर्शकों की बिना मौजूदगी के मैच होगा, यानी दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि कोरोना का कंसर्न है और खिलाड़ियों की सुरक्षा अहम होगी। और आप जान रहे हैं कि जब से कोरोना महामारी फैली है और इसके बाद जब हालात सामान्य कुछ हुए और जब से क्रिकेट की शुरुआत हुई है, तो क्रिकेट जो है बायो बबल में खेला जाता है। इसका मतलब कि ना खिलाड़ी किसी बाहरी शख्स से मिल सकते हैं, ना कोई बाहरी शख्स जा सकता है। उनकी प्रतिदिन आरटीपीसीआर जांच होती है। और चूंकि खिलाड़ी जब स्टेडियम में होते हैं और अगर दर्शक होंगे, तो कुछ ना कुछ संपर्क होने की संभावना रहती है। दूसरी बात है कि फरवरी में मेगा ऑक्शन होना है। मेगा ऑक्शन का ये मतलब है कि आप जानते हैं कि पिछले साल सारी जो टीमें हैं वो एक तरह से कहें कि भंग हो गई। सारी खिलाड़ियों को सारी जो फ्रेंचाइजी हैं, पहले से 8 फ्रेंचाइजी हैं, उसमें 2 नई फ्रेंचाइजी जोड़ी गई है, अहमदाबाद और लखनऊ। पहले से चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स जैसे जो टीमें हैं, फ्रेंचाइजी हैं। इसके अलावा उसमें अहमदाबाद और लखनऊ, तो इस बार 10 टीमें होंगी। तो पहले तो सारी टीमों को कहा गया कि वो जिनको रिटेन करना चाहें उनको रिटेन कर सकते हैं। तो इसमें अधिकतम 3 भारतीय और अधिकतम 2 विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन किया जाना था। तो जो फ्रेंचाइजी हैं उन्होंने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से रिटेन कर दिया। इसके अलावा जो 2 नई फ्रेंचाइजीज हैं रानी, अहमदाबाद और लखनऊ, उनसे ये कहा गया था कि वो 3-3 खिलाड़ियों को पिक कर सकते हैं। तो उन्होंने भी अपने 3-3 खिलाड़ियों को पिक कर लिया है। अब जो मेगा ऑक्शन फरवरी में होना है, उसको लेकर जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक कुल 1214 खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है मेगा ऑक्शन के लिए, जहां वो नीलामी में जाएंगे, जहां फ्रेंचाइजी उन पर बोली लगाएगी और वो वहाँ पर खरीदे जाएंगे और नए सिरे से जो है टीमें बनेंगी। इसमें मैं बता दूं कि जैसा मैंने बताया कि 1214 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें 896 भारतीय खिलाड़ी हैं, वहीं 318 विदेशी खिलाड़ी हैं। जहां तक बात है कि कैप्ड खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ियों को कहा जाता है जिन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया है, इंटरनेशनल मैच खेल लिया है किसी भी देश की तरफ से, वो कैप्ड खिलाड़ी कहे जाते हैं। ऐसे 270 कैप्ड खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अनकैप्ड खिलाड़ी 903 हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है। ऐसे खिलाड़ी जिनका अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू नहीं हुआ और वो अपने अपने देश में घरेलू क्रिकेट सीरीज खेलते हैं। जैसे आप जानते हैं कि भारत में विजय हजारे ट्रॉफी खेली जाती है, रणजी ट्रॉफी खेली जाती है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली जाती है, या क्लब क्रिकेट खेला जाता है, उनका अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू नहीं होता। तो वैसे खिलाड़ियों को भी आईपीएल टीमें जो है पिक करती हैं। तो वैसे 903 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके अलावा एसोसिएट टीमों के 41 खिलाड़ियों ने
जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। एसोसिएट टीम कौन है? जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से टेस्ट टीम का दर्जा नहीं दिया गया, जैसे कि ओमान, यूएई, यूएसए, नेपाल, युगांडा, नामीबिया, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड जैसी टीमें जिन्हें टेस्ट टीम का दर्जा नहीं है, ये आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेलती हैं। जो लोग भी क्रिकेट देखते हैं, समझते हैं, वो ये जानते होंगे कि जब अभी हाल ही में जब T20 विश्व कप हुआ तो नीदरलैंड और स्कॉटलैंड जैसी टीमें थीं, वो लोग खेल रहे थे विश्व कप में, पर वो एसोसिएट टीमें हैं। इनके 41 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के 59 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका है, जहां के 48 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। करीब श्रीलंका के 40 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो जब मेगा ऑक्शन फरवरी में होगा तब ये जानकारी निकलकर सामने आएगी कि कौन से खिलाड़ी कौन सी टीम में गए हैं। एक और जो बड़ी अपडेट है कि इस बार क्रिस गेल आपको आईपीएल में खेलते नहीं देखेंगे। तो क्रिस गेल के जो प्रशंसक हैं, जो फैंस हैं, जो उनकी बैटिंग एंजॉय करते हैं, उनके लिए एक शॉकिंग खबर ये हो सकता है कि उन्होंने आईपीएल के ऑक्शन से अपना नाम वापस ले लिया है। इसके अलावा इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे करीब 7-8 स्टार खिलाड़ी हैं जो इस बार आपको आईपीएल में खेलते नहीं नजर आएंगे। क्रिकेट को लेकर एक बड़ी अपडेट और भी है कि आप जानते हैं कि वेस्टइंडीज में अंडर 19 विश्व कप चल रहा है। ये एक दिवसीय टूर्नामेंट है। इसमें भारतीय टीम खेलने गई है और भारतीय टीम ग्रुप बी में है। उसने अपने पहले 2 मुकाबले जीत लिए हैं और अभी कुछ ही देर में उसका मुकाबला जो है युगांडा के साथ होगा। युगांडा अपेक्षाकृत कमजोर टीम है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि भारतीय टीम जो है युगांडा को हरा देगी और ग्रुप बी में शीर्ष पर रहेगी, क्योंकि इसने पहले ही दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड जैसी मजबूत टीमों को हराया है। लेकिन इसमें एक संकट की बात यह है कि कप्तान जो यश धूल हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टीम के जो उप कप्तान हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कप्तान और उप कप्तान के अलावा कुल उप कप्तान और कप्तान को मिलाकर 6 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हैं। इसलिए बीसीसीआई ने 5 रिजर्व्ड खिलाड़ियों को भेजा है। तो जाहिर सी बात है, एक नई टीम के साथ, एक कम अनुभवी टीम के साथ युगांडा के खिलाफ खेलने टीम इंडिया उतरेगी। लेकिन उम्मीद यही की जाएगी कि वो लोग जीत दर्ज कर लेंगे और ग्रुप बी में शीर्ष पर रहेंगे। जी, तो इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर सूरज के पास काफ़ी अपडेट्स, क्रिकेट को लेकर उनके पास काफ़ी डिटेल्स में जो होती हैं खबरें होती हैं, इसलिए उन्होंने बता दिया है। अभी आईपीएल शुरू होने में काफ़ी समय है, लेकिन एक ये अपडेट आ गया है कि इस बार इंडिया में ही आयोजित होगा आईपीएल, क्योंकि पिछले 2 सालों से आप देख रहे होंगे कोरोना को लेकर दूसरे देश में आयोजित किया जा रहा था। इसी बीच बड़ी खबर हमने आपको बता दी है पंचायत सचिव को लेकर, चूंकि नियुक्ति जो है वो रद्द कर दी गई है। तो अब एक चर्चा का माहौल जो है राज्य में छिड़ गया है। इस पर राजनीति तो होगी ही, लोग आपस में बात करेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि उन्होंने 5 साल समय दिया था और अब ये नियुक्ति जो है रद्द कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप व्यक्तिगत तौर पर भी देखें तो एक बड़ा झटका लगता है अभ्यर्थियों को, क्योंकि काफ़ी दूर से आकर वो यहाँ पढ़ाई करते हैं, कई गरीब परिवार से होते हैं, और ऐसे में अचानक से नियुक्ति रद्द कर दिया जाना, जबकि वो नौकरी लेने का बस इंतज़ार कर रहे थे, वेरिफिकेशन बाकी डॉक्यूमेंट्स की हो गई थी, उस बीच इस तरह से नियुक्ति रद्द होना एक बड़ा नुकसान है। सत्ता पक्ष के जो नेता है वो भी इस पर नाराजगी जता रहे हैं, विपक्ष भी इस पर नाराजगी जता रही है। वो आगे देखना है कि अगर आंदोलन होता है तो इस पर क्या फैसला लिया जाता है या फिर इसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाता है। ऐसी तमाम राज्य की और देश की खबरों के लिए बने रहें फॉलोअप के साथ। धन्यवाद।